तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा है? हमने कल कुछ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इनके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स देखी थी। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। ठीक है, एक बार को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एडजॉर्प्शन में किसको बोलूंगा कि किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर कोई दूसरा सरफेस आसानी चिपक जाए, उसको क्या बोलूंगा मैं? एडजॉर्प्शन। और अगर इसके बल्क एरिया तक अंदर तक चला जाए, इसको मैं क्या बोलूंगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है। सॉर्प्शन में किसको बोलूंगा? जिसमें मेरा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो, इसको मैं बोलूंगा सॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन किसको बोलूंगा? रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड पार्टिकल। जो भी मेरे एडसॉर्ब्ड पार्टिकल है उनका रिमूवल मेरा क्या होगा? डिसॉर्प्शन। ठीक है। ऐसे हमने कुछ टर्म्स देखी थी और हमने एक छोटा सा मैकेनिज्म भी देखा था एडजॉर्प्शन का। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कि एडजॉर्प्शन कौन सी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपसे। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। मेरा एडजॉर्प्शन है कितनी टाइप का होता है? पहले देखते हैं किस बेसिस पे हम इनका डिवीजन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स ये उनके बीच में अट्रैक्शन कैसा है, उस अट्रैक्शन के बेसिस पे हम इनको दो टाइप से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक। सेकंड करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक। देखते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में सबसे पहला पॉइंट देखो, ये मेरा कौन सा? फिजिकल वाला। फिजिकल सिंपल सा पॉइंट है। अट्रैक्शन फोर्स इसके ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसमें वीक फोर्स होंगे फिजिकल में, क्योंकि कोई भी इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इसमें कौन सा होंगे? वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा? केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा? इसमें केमिकल बॉन्ड करेंगे। कौन से केमिकल बॉन्ड देखते हैं इन केमिकल एडजॉर्प्शन? केमिकल बॉन्ड्स जैसे कौन से बॉन्ड बन सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा। केमिकल बॉन्ड बन सकता है या फिर इसको बता दें आयनिक बॉन्ड बन सकता है। आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसमें मेरा नॉर्मल जो वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही होगा। ठीक है। सेकंड देखते हैं, इसमें मेरी डेल्टा है जो एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए ज्यादा। फिजिकल है तो फिजिकल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसमें डेल्टा इसका कम होना चाहिए। तो डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन ये ऑलमोस्ट होता है 8 to 20 किलोजूल पर मोल। ठीक। लेकिन मेरे केमिकल है, इसमें जो है डेल्टा एच एडजॉर्प्शन जो भी एंथैल्पी है ये होता है ऑलमोस्ट 80 to 240 किलोजूल पर मोल। इसमें मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मेरे केमिकल बॉन्ड्स बने हैं, इसमें मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी फिजिकल एडजॉर्प्शन में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एक्चुअली बताओ, ये मेरा फिजिकल एडजॉर्प्शन है, ये यूनिलेयर होना चाहिए या मल्टीलेयर होना चाहिए?
फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा मल्टीलेयर होता है। रीजन जानते हैं कि जो हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा मल्टीलेयर होता है। मल्टीलेयर इन नेचर। लेकिन जो मेरा देखो इसको थोड़ा डायग्राम से समझ सकते हैं कि सपोज ये मेरा सरफेस है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स होंगे, सपोज कि एक लेयर पर भी पार्टिकल्स हैं। और जनरली एक चीज ध्यान रखिए, ये सारे के सारे सॉलिड और गैस की बात हो रही है यहाँ पे। ये मेरा सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस से नीचे वाला ऊपर वाला, तो इसको क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे हम एडसोर्बेट। तो ये वाला मेरा एडसोर्बेट, ठीक। चलो तो यहाँ पे देखो अगर मल्टीलेयर होगा तो इसमें एक लेयर आएगी और इसके बाद एक और लेयर आएगी और ऐसे लेयर चल रही है। तो आगे देखेंगे कि ऐसे कौन सा आएंगे, तो मैं देखते हैं कि लेयर्स किस टाइप से बन रही है। लेकिन जो अगर केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन मेरा हमेशा यूवी लेयर होता है। तो ये जो है मेरा केमिकल एडजॉर्प्शन यूनिलेयर इन नेचर। इसका एक ही लेयर बनेगा। एक ही लेयर क्यों बनेगा देखते हैं। सपोज ये मेरा एक सॉलिड एडसोर्बेट है, ठीक। इसके ऊपर कोई पार्टिकल आगे चिपक रहा है, ये मेरा सॉलिड है। तो ये जो है मेरी गैस है, ठीक। अब एक चीज बताओ, ये है क्या केमिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगी इन दोनों के बीच में, ये गैस और सॉलिड के बीच बनेगी। अगर इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, यहाँ पे सपोज एक और लेयर आ गई यहाँ पे, तो ये दोनों अट्रैक्शन किसके होंगे? गैस के। ऊपर वाला भी गैस है और ये वाला भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कोई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड है यहाँ पे नहीं बन पाएगा, इससे काम सही है। गैस गैस के ऊपर अट्रैक्शन हो रहा है और नीचे सॉलिड और गैस है, इसलिए ये हमेशा यूनिलेयर होता है इन नेचर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें टेम्परेचर के इफेक्ट। टेम्परेचर को बढ़ाने पे ये एडजॉर्प्शन बढ़ता है या घटता है, ठीक है। पहले देखते हैं फिजिकल। इधर लिखता हूं मैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक। इधर लिखता हूं टेम्परेचर। हमेशा ध्यान रखें फिजिकल एडजॉर्प्शन में, हमेशा फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन हमेशा कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो मेरे गैस मॉलिक्यूल है इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आने के कारण ये जो मेरे मॉलिक्यूल है ये ऊपर भागना स्टार्ट करेंगे, तो ये सरफेस छोड़ने लगेंगे। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो मेरा अमाउंट है कम होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसीलिए अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा होता है। लेकिन अगर केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। देखो जैसे सेम चीज हुई, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और इधर टेम्परेचर, ठीक है। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और इधर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे
अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन बाद में बढ़ने लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है देखते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग जनरली थोड़ी सी बढ़ती है। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इस केस में बढ़ती है। वैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कुछ मैं केस को बात करेंगे, लेकिन इन केस एब्जॉर्प्शन जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट में बढ़ने लगेगा, बड़ा 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 यहाँ पे बढ़ा। लेकिन इसके बाद में जब टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो ये जो केमिकल बॉन्ड्स है इन दोनों के बीच में यहाँ के ये जो केमिकल बॉन्ड्स है ब्रेक होने लगेंगे। तो अगर ये केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे, हट जाएंगे, सरफेस से हट जाएंगे। अगर सरफेस से हटेंगे तो मेरा जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करने लगेगा। समझ रहे हैं बात? स्टार्ट में टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन मेरा बढ़ेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो अमाउंट और ज्यादा चलना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूंगा तो मेरा ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से भागने लगेगा क्योंकि बॉन्ड टूटेगा एक दूसरे का, तो मेरा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटने लगेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे केमिकल एब्जॉर्प्शन के और फिजिकल एब्जॉर्प्शन के। एक चीज और देख सकते हैं हम कि जो मेरा फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये हमेशा मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं है। तो अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से हटेंगे तो हम वापस से चिपक सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल है नेचर। तो ये बना रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक, और ये जो है केमिकल ये इरिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल इन नेचर। एक बार कोई केमिकल बॉन्ड टूट गया तो वो टूट गया, वो फिर से आगे नहीं बन सकता। इसलिए ये वाला जो प्रोसेस है मेरा इरिवर्सिबल होगा और जो मेरा फिजिकल वाला प्रोसेस है फिजिकल एब्जॉर्प्शन वो रिवर्सिबल होगा नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये कुछ डिफरेंसेस थे अभी हमने देखे कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब कुछ सिमिलरिटीज भी देख लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अभी तक हमने इनमें डिफरेंस देखा है, अब इनमें कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं कि कैसे कैसे ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं। है तो आखिरकार एब्जॉर्प्शन ही, तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी। ठीक है, तो सिमिलरिटीज देखते हैं हम। सबसे पहले कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन depends on nature of gas, nature of gas। तो पूरी तरीके से जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे जो इजीली लिक्विफाइड हो जाती है गैसेस, ठीक है, वो वाली गैस इजीली एब्जॉर्प्शन कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है किसी को। ठीक है, तो जो मेरी कि जो मेरी इजीली लिक्विफाइबल गैसेस हैं वो इजीली फिजिकल एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। लेकिन जो मैं केमिकल एब्जॉर्प्शन, देखो हम सिमिलरिटीज पढ़ रहे हैं। सिमिलरिटीज तो
सिमिलरिटीज में यहाँ भी वही चीज फैक्टर करेगी कि इजीली लिक्विफिएबल गैस आर इजीली एब्सॉर्ब। ठीक है, तो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी और इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल दें, सपोज क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल, सपोज एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 120 केल्विन, दूसरी गैस का मैं लेता हूं 300 केल्विन और उससे एक मैं लेता हूं सपोज मैं 500 केल्विन। तो ये आपने पहले पढ़ रखा है कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। एक गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 120 है, दूसरी का 300 है और जो थर्ड है उसका 500 है। तो कौन सी इजीली लिक्विफाई हो जाएगी आपने पहले पढ़ रखा है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है वो ज्यादा टाइम लगाती है, ज्यादा एफर्ट उसको लगेगा लिक्विफाई होने में। तो मेरी जो ज्यादा टेम्परेचर वाली गैस है वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। तो एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा, जो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। तो एडजॉर्प्शन किसका होगा, एडजॉर्प्शन होल्डर। जो 500 केल्विन जिसका टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर वो इजीली हो जाएगी एडजॉर्ब। उसके बाद 300 वाली, उसके बाद 120 केल्विन। ठीक है, ये पहली सिमिलरिटीज है। सेकंड सिमिलरिटीज देखते हैं। देखो एडजॉर्प्शन हो रहा है तो किसी सरफेस पे ही हो रहा होगा। तो सरफेस मतलब जो अवेलेबल सरफेस एरिया है उस पे ये चीजें डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इट इज डिपेंड्स ऑन अवेलेबल सरफेस एरिया कि मेरा जितना अवेलेबल सरफेस एरिया होगा उतना ही इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना मेरे पास सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ही मेरे पास एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये ब्लॉक है मेरे पास, ये ब्लॉक है, इस पे जितना एब्जॉर्प्शन होगा अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, जैसे कुछ ऐसे डिवाइड करूं, इसको ऐसे अगर मैं दो पार्ट लिए ऐसे सेम टाइप के दो पार्ट दोनों को ऐड करके ले लिया तो इस पे मेरा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा क्योंकि इसमें अवेलेबल सरफेस एरिया ये वाला सरफेस एरिया एक्स्ट्रा आ गया। इसको बीच में से अगर काटेंगे तो ये वाला सरफेस एरिया मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो मतलब डिपेंड करता है अवेलेबल सरफेस एरिया पे एब्जॉर्प्शन का। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन मेरा ज्यादा होगा। तो ये भी सेम, इट इज also depends on available surface area। ठीक है, इजी है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली, टर्म्स हमने देख लिए, अलग अलग टर्म्स एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस देख लिए, इनमें सिमिलरिटीज हमने देख ली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ आइसोथर्म्स कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, आइसोथर्म्स
सिलेबस में, दोनों हम 1/1 देखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये जो दोनों आइसोथर्म्स जो हैं वो वैलिड है फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, कि गैस हमेशा सॉलिड पे जाके एडजॉर्ब होगी, उसी के लिए ये चीज वैलिड है। ठीक है, तो पहला आइसोथर्म देखते हैं कौन सा है। पहला है आपका फ्रेंडलीज। आइसोथर्म और आपका जो सेकंड है वो है लैंग्यूल। ठीक है, हमारे पास दो आइसोथर्म्स है, पहला है फ्रेंडली आइसोथर्म्स, दूसरा है लैंग्यूल आइसोथर्म्स। तो वन बाय वन बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली आइसोथर्म्स के बारे में। देखो पहला जो हमारा फ्रेंडली आइसोथर्म्स नाम के नाम जो फ्रेंडली आइसोथर्म है वो वैलिड है किसके लिए? ओनली फॉर मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन। और मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन किसमें होता है? अभी हमने देखा है मल्टीलेयर होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। ठीक है, तो ओनली फॉर मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन। ठीक, देखो फ्रेंडली आइसोथर्म्स क्या बोलता है, तो इसने इक्वेशन दी है। ठीक है, इक्वेशन क्या है? देखो वो इक्वेशन है x/m प्रोपोर्शनल टू p पावर प्रेशर की पावर 1/m, सॉरी 1/m। अब देखो x क्या है, m क्या है, ये हम देख लेते हैं। एक बार छोटा सा चीज है देखो x/m जो है वो है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ कि कितना मेरा एडजॉर्प्शन हुआ है। मतलब अगर मैं m ग्राम ऑफ सॉलिड लूं, ठीक है, m ग्राम ऑफ सॉलिड, और अगर मैं x ग्राम ऑफ मेरी गैस लूं, x अमाउंट ऑफ गैस, x अमाउंट ऑफ गैस, समझ रहे हैं? x क्या मेरा मतलब वो भी अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉलिड कर देते हैं। अमाउंट ऑफ सॉलिड, एन अमाउंट ऑफ सॉलिड, और x जो है मेरा x अमाउंट ऑफ गैस। तो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये मेरा रहेगा अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, ठीक। तो अब जो ये मेरा फ्रेंडली आइसोथर्म्स है वो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये मेरा x/m क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। x/m क्या है मेरा? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस, देखो इसके बाद हम देखते हैं ग्राफ्स। तो फ्रेंडली आइसोथर्म्स ने ये इक्वेशन दी है, ये मेरा अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन,
ये मेरा n, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा तो x by m इक्वल टू k p टू द पावर 1 by n। यहाँ पे मेरे k, n ये क्या है, कांस्टेंट, which is depends on, किस पे डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ गैस पे। गैस मेरी कैसी है, नेचर ऑफ गैस, ठीक है, कि k और मेरे कांस्टेंट है जो डिपेंड करते हैं ओनली ऑन नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। अब देखो फ्रेंडली एक्सपेरिमेंट करता क्या है, अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन और p के बीच में ग्राफ बनाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम देखते हैं, हम बनाते हैं ग्राफ नीचे। इधर मेरा है x by m अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन और इधर है मेरा प्रेशर, इधर क्या है, प्रेशर। तो फ्रेंडलिस ने ग्राफ बनाया वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसने इस ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक कुछ ये पार्ट, ये सेकंड पार्ट है और इधर वाला थर्ड पार्ट, ठीक है। यहां पे मेरा क्या है, लो प्रेशर है, यहां पे मॉडरेट प्रेशर है, तो इधर मेरा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, ठीक है। इसको इस ग्राफ में 3 पार्ट में डिवाइड किया, लो प्रेशर वाला रीजन, इधर मॉडरेट प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, ठीक। अब बात करते हैं 1 by 1 तीनों पार्ट के बारे में। पहला, एक लो प्रेशर, ठीक। एक चीज बताऊं मैं, ये जो लो प्रेशर का एरिया है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये मेरे को स्ट्रेट लाइन के जैसे दिख रही है, दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब मेरा जो x by m है वो प्रोपोर्शनल है किसके, p के, समझ रहे, मतलब मेरा जो x by m है, x by m ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, p के, मतलब यहाँ जो वैल्यू है ये p की पावर 1 कर दो, उसको ऐसे भी कर सकता हूँ, p की पावर 1, p की पावर 1 मतलब यहाँ p की पावर क्या है, 1 by n, मतलब 1 by n का वैल्यू मेरा कितना है, 1, मतलब n का वैल्यू कितना है, 1, कितना समझ में, मतलब जो मेरा x by m का वैल्यू है वो क्या है, सिंपली kp, ठीक है। अगला चीज देखें, सेकंड देखें, एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर पे कैसे चेंज हो रहा है, देखो मॉडरेट प्रेशर पे ये कोई स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा, एक कर्व के जैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन सेम टू सेम आएगा, क्योंकि प्रेशर की जो मतलब कि सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या होगा, सिंपली मेरा फॉर्मूला सेम टू सेम आएगा, x by m इक्वल टू k p टू द पावर 1 by n, और यहाँ पे मेरी 1 by n की वैल्यू कितनी होगी, इधर लिखता हूँ जो मेरे 0 ग्रेटर देन 1 by n, 1 by n की वैल्यू 0 to 1 के बीच में वेरी करेगी, ये मेरा हुआ सेकंड। अब देखते हैं थर्ड,
थर्ड में क्या है, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर एक चीज बताऊं मुझे, ये भी स्ट्रेट लाइन में जैसे ही हाई प्रेशर यहाँ पे सैचुरेशन आ चुका है, यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ से यहाँ पर जाने प्रेशर बढ़ने पे क्या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मेरा फिक्स है, इस पॉइंट के बाद प्रेशर से कितना बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब P का पावर 0 होगा, P की पावर को डिपेंड नहीं करना चाहिए, P कितना भी बढ़ा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब जो मेरा x by m है, x by m ये प्रोपोर्शनल होगा कि प्रोपोर्शनल इक्वल टू P की पावर 0, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर P की पावर 0 हुई मतलब 1 by n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, और n की 1 by n की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n टेंड टू इंफिनिटी। तो ये तो कुछ की बात बनी नहीं, n टेंड टू कर रहा है इंफिनिटी के, लेकिन हमने तो बोला है कि n क्या है, कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट, लेकिन यहाँ ये क्या बोल रहा है कि n की वैल्यू इंफिनिटी है, तो यहाँ पे जाके फ्रेंडलिश आइसोथर्म फेल हो जाती है। समझ रहे हैं, ये लो प्रेशर था, यहाँ पे ये लो प्रेशर था, ये मॉडरेट प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर था, यहाँ पे जाके फ्रेंडलिश आइसोथर्म फेल हो जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ ग्राफ्स हम देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेंगे। ग्राफ में यहाँ पे बात इधर आना, ठीक है। देखो ग्राफ से बनाते हैं, सिंपली ग्राफ से एक्सप्रेशन पूछ जाएंगे। सपोज क्या है, इतना वही मेरे पास क्या है, x by m इक्वल टू k p टू द पावर 1 by n, ये मेरे पास इक्वेशन दी है फ्रेंडली इक्वेशन। इसका मैं लॉग ले लेता हूँ, log x by m इक्वल टू log k इंटू p की पावर 1 by n, इसको सिंप्लीफाई करो, log x by m इक्वल टू log k प्लस 1 by n log क्या बनेगा p, ठीक है। अब अगर आपसे ग्राफ पूछे कि log x by m वर्सेस किसमें, log p में, log p में अगर आपसे ग्राफ पूछे तो कैसे बनेगा, इक्वेशन बन गया y इक्वल टू ये क्या m x और ये c बन गया, ठीक। तो ये कैसे बनेगा, ये मेरा क्या इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो इसके बाद में ठीक है, ये क्या है मेरा पॉजिटिव इंटरसेप्ट, log k और स्लोप कितना होगा इसका, स्लोप कितना होगा 1 by n, ठीक है। ये ग्राफ क्या है मेरा, एक्सपेक्टेड ग्राफ, एक्सपेक्टेड ग्राफ कि ऐसा बनना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं बनता, ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में ग्राफ कैसा बनता है, बना देता हूं। देखो ये तो हमने थ्योरेटिकली हमने इसको कैलकुलेट किया कि हाँ एक्चुअल में कैसा बनना चाहिए, लेकिन इसको हम एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे, करके एक्सपेरिमेंट। तो कुछ ग्राफ मेरा ऐसे आएगा, log x by m है और इधर क्या है log p, इससे ग्राफ कुछ ऐसा है।
अब ये एक्सपेरिमेंट से आया है, इसमें हम कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। ये है आपके कुछ ग्राफ्स हैं। ये पहला आइसोथर्म्स था आपका फ्रेंडली आइसोथर्म्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा है नेक्स्ट, लैंगम्यूर आइसोथर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका लैंगम्यूर आइसोथर्म्स, ये आपने नोट कर लिया होगा, मिटा दें इसको। चलिए बढ़िया। फ्रेंडली हमने देख ली है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक लैंगम्यूर आइसोथर्म्स जो हम देखने जाएंगे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं लैंगम्यूर आइसोथर्म। लैंगम्यूर आइसोथर्म लैंगम्यूर आइसोथर्म। ठीक है, लैंगम्यूर आइसोथर्म देखते हैं। देखो लैंगम्यूर आइसोथर्म है, ये डिपेंड करता है किस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी, जो आपने पहले पढ़ लिया। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इधर छोटा सा पॉइंट। लैंगम्यूर आइसोथर्म is depends on kinetic theory of gases। मेरा लैंगम्यूर आइसोथर्म्स है वो कहां से आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं। जो हमारा कौन सा वाला फ्रेंडली आइसोथर्म्स था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, या फिर किसके लिए एप्लीकेबल था, वो एप्लीकेबल था फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। लेकिन जो लैंगम्यूर आइसोथर्म्स है ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये होगा केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, केमिकल एडजॉर्प्शन मतलब यूनिलेयर या मल्टीलेयर। केमिकल का मतलब हुआ ये ओनली किस पे एप्लीकेबल है, यूनिलेयर। ठीक है, इट इज वैलिड फॉर इसके लिए यूनिलेयर ऑफ एडजॉर्प्शन, या तो यूनिलेयर एडजॉर्प्शन कर दो। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, यूनिलेयर। इसमें भी सेम वही चीज है, किसके बारे में बात होगी, x by m के बारे में बात होगी और प्रेशर के बारे में बात होगी, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बारे में बात होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसने भी एक मतलब सेम टाइप की चीजें बात की है, लेकिन इसने थोड़ा सा अलग कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, इनका ग्राफ कैसा है, इधर मेरा x by m सेम चीज है, पहले x by m था। x by m क्या है, अमाउंट ऑफ, तो लिख दूं रिकॉल कर देते हैं, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, x क्या था मेरा, x क्या था, अमाउंट ऑफ गैस।
ये चीजें आप बार बार याद करेंगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बार बार आप इसको पढ़े, एक बार में याद ना भी हो तो रिविजन करेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या था, प्रेशर बन रहा है, ग्राफ सेम ही बन रहा है। ठीक, इसने भी इस जो ग्राफ है इसको अलग कर सकते हैं थोड़ा सा अच्छा तरीके, इसने भी इस ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, लो प्रेशर रीजन, मॉडरेट प्रेशर रीजन और इधर हाई प्रेशर रीजन। ठीक है, इधर क्या है, लो प्रेशर, इधर क्या है, मॉडरेट प्रेशर, और इधर क्या है, हाई प्रेशर है। ठीक है, अब देखते हैं इसने कैसे आगे चीजों को टेकल किया। इसकी इक्वेशन लिखते हैं इधर, इन जो लेंगो ने इक्वेशन दी वो क्या थी, h/m इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस dP। यहाँ पे सेम A और B क्या है, कांस्टेंट। ठीक, अब देखते हैं इन्होंने इस इक्वेशन के साथ कैसे लिखी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन लो प्रेशर पे देखो x/m, ये एक स्ट्रेट लाइन किधर से जा रहा है, सेम लास्ट केस में जैसे किए थे, और इधर प्रेशर है, क्या x/m p के प्रोपोर्शनल है लो प्रेशर रीजन में, क्या x/m p के प्रोपोर्शनल है लो प्रेशर रीजन में, जी हां, मतलब मेरा जो x/m है पहला किसके लिए था, लो प्रेशर के लिए था, लो प्रेशर, ये इसको बोलते हैं एट लो प्रेशर। ठीक है, x/m जो क्या है, p के प्रोपोर्शनल है, x/m, अगर x/m p के प्रोपोर्शनल होगा, अगर x/m p के प्रोपोर्शनल होगा तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए, मतलब 1 प्लस dP इक्वल टू 1, ऐसा कर दीजिए। देखो ये इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका वैल्यू मैं 1 कर दूं, तो अब सीधा सीधा लिख सकता हूं मैं x/m इक्वल टू AP, क्योंकि नीचे तो 1 किसके लिए आया, लो प्रेशर के लिए। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड, मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर में क्या होगा, देखो यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ कर्व है, कर्व है तो ये इक्वेशन सेम टू सेम है, मतलब x/m, देखो इसको ना एक प्रोपोर्शनल तो नहीं समझ सकता ना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है ही नहीं इस रीजन में, इसमें ये जो रिलेशन है यही वैलिड होगा। अब ये जो भी रिलेशन है ये इस रीजन के लिए वैलिड है, मतलब वैलिड। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इतना स्ट्रेट लाइन हम कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते, तो x/m क्या होगा, AP अपॉन 1 प्लस dP। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर को सिर्फ समझना, क्योंकि जो मेरा पहले वाला था फ्रंट डिश वो कहां पे फैल हुआ था, हाई प्रेशर में फैल हुआ था। अब देखते हैं हाई प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पे क्या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। प्रेशर बढ़ेगा
एडजॉर्प्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x by n पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मतलब इस पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, 1 प्लस dP का जो वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो 1 प्लस dP, इसको मैं dP लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो क्या ये चीज 1 के प्लस या माइनस होने पे कुछ फर्क करेगी? नहीं करेगी, प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वाली टर्म बहुत ज्यादा है, तो इस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस dP का वैल्यू इक्वल टू सिंपल dP ले सकता हूं, तो अब लिखो x by m क्या बनेगा, x by m इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस dP के डायरेक्ट dP लिख दो, dP P से P कैंसिल, P से P कैंसिल होगा तो x by m का वैल्यू क्या बनेगा, x by m इक्वल टू a अपॉन b, a अपॉन b क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, मतलब हाई प्रेशर पे x by m ये चीज प्रूव कर दे रहा है कि x by m जो है कांस्टेंट हो जाएगा एट हाई प्रेशर, ये प्रेशर की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, एट हाई प्रेशर की बात कर रहा है, हाई प्रेशर यहाँ पे जो x by m का वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगा, a by b कांस्टेंट है, तो पूरा टर्म क्या होगा मेरा कांस्टेंट बनेगा, यहाँ पे x by m का वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, और यहीं पे लास्ट वाला कौन सा था, फ्रेंडली की एक इंफिनिटी बन रहा था तो प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये चीज प्रूव हो गई है कि हाई प्रेशर पे जो मेरा अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, प्रेशर बढ़ाने या घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इसको नोट करिए।